हेलो बच्चों, ये स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू चैप्टर प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम। अगर आपको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन याद हो तो ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? R.H. विटेकर ने दिया था 1969 में। उन्होंने क्या किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी इससे पहले जो चैप्टर दिया गया है वहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम को। ठीक है, किसको स्टार्ट करेंगे? प्लांट किंगडम। अगर मैं प्लांट किंगडम की बात करूँ तो प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म को रखा गया है सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के पास क्या होगी? सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ठीक है, इनके पास क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और इनकी ये जो सेल वॉल होती है ना, ये तुम्हारी बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर ईयरलियर क्लासिफिकेशन याद हो तो ईयरलियर क्लासिफिकेशन में क्या किया गया था कि जो हमारे बैक्टीरिया थे, ठीक है, बैक्टीरिया थे, या जो हमारा फंजाई था, ठीक है, फंजाई, या जो हमारे प्रोटिस्टा थे, ठीक है, प्रोटिस्टा। बैक्टीरिया के पास भी क्या सेल वॉल है, फंजाई के पास भी क्या थी? सेल वॉल थी। और प्रोटिस्टा के भी कुछ मेंबर के पास क्या थी? सेल वॉल थी। और इन सब को उठा के कहाँ पर रखा गया था? इन सब को उठा के कहाँ पर रखा गया था? प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया था। लेकिन वक्त के साथ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है प्लांट किंगडम को लेके वो चेंज हुई। ठीक है, वक्त के साथ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी प्लांट किंगडम को लेके वो क्या हो गई? चेंज हुई। तो हमें बाद में समझ आया कि नहीं यार, बैक्टीरिया यानी जो किंगडम मोनेरा बनाया उसके अंदर किसको रखा गया? बैक्टीरिया के पास सेल वॉल तो है लेकिन ये क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। ठीक है, फंजाई के पास सेल वॉल तो है लेकिन इसकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की ना बन के किसकी बनी होती है? काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। और जो प्रोटिस्टा होता है ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है। तो इन सारे रीज़न से हमने क्या किया कि इन सब को प्लांट किंगडम से क्या किया? निकाल दिया। ठीक है, तो ईयरलियर क्लासिफिकेशन में जिन्हें हमने प्लांट किंगडम के अंदर डाला था वक्त के साथ हमने उसे प्लांट किंगडम से क्या किया? हटा दिया। ठीक है, और इन सब को प्लांट किंगडम के अंदर रखा क्यों गया था? सिर्फ एक ही रीज़न था कि इन सब के पास क्या है? सेल वॉल हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। ठीक है, कह रहा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी नॉट ए एल्गी, ये तुम्हारा एल्गी नहीं है। नाम में क्या है इसके? एल्गी आ रहा है लेकिन एक्चुअल में ये एल्गी नहीं है, ये तुम्हारा क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जैसे अगर किसी का नाम सुखी राम है तो ज़रूरी नहीं हो कि वो सुखी ही हो। ठीक है, तो नाम में एल्गी आ जाने से ये एल्गी नहीं होगा बल्कि ये क्या होता है? तुम्हारा बैक्टीरिया होगा। और ईयरलियर क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसे भी कहाँ पर रखा गया था? प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया था। ठीक है, तो वक्त के हिसाब से जो हमारे अंडरस्टैंडिंग है प्लांट किंगडम को लेके वो क्या हो रही है? बदल रही है। यानी सोचने समझने की जो हमारी क्षमता है वो और अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनका प्लांट किंगडम से कोई रिलेशन ही नहीं था उसे भी हमने वहाँ पे रखा था, अब उसे हमने क्या किया? वहाँ से हटा के उनका एक अलग किंगडम ही बना लिया। ठीक है, बैक्टीरिया को हटा के एक अलग किंगडम बना दिया मोनेरा, फंजाई को एक अलग किंगडम ही बना दिया फंजाई, और जितने भी तुम्हारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे उन्हें हटा के कहाँ पर डाल दिया गया? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, अब कह रहे कि ये इतने सारे लफड़े हो क्यों रहे थे? तो हुआ क्या था कि जो ईयरलियर क्लासिफिकेशन था वो मार्फोलॉजी के आधार पे होता था। किसके आधार पे होता था? सिंपल मार्फोलॉजी के आधार पे होता था। यानी वहाँ पे बहुत ही कम कैरेक्टर कंसीडर किए जाते थे क्लासिफिकेशन के लिए। इसीलिए ये सारे मसले आते थे, क्योंकि कैरेक्टर जितना कम लोग हैं क्लासिफिकेशन उतना बुरा होगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ये, ठीक है, 25 बच्चे बैठे हैं, अब इसमें से किसी एक बच्चे को मुझे यहाँ पर बुलाना हो, ठीक है, तो मैं कहूँ कि बॉयज़ यहाँ पर आ जाओ, तो ये तो जितनी गर्ल्स हैं वो क्या हो गई? साइड हो गई। अब बचा क्या? बॉयज़ सिर्फ बचे। अब इसमें भी फाइनल नहीं हो रहा है कि किस बॉयज़ को बुलाना है। ठीक है, तो किस बॉयज़ को बुलाएं? चलो ठीक है, ऐसा लड़का यहाँ पर आया जो शर्ट पहना हुआ है, तो बाकी टी शर्ट वाले क्या हो गए? अलग हो गए। अब शर्ट में भी ऐसे शर्ट वाला है जिसका शर्ट पे क्या हो? चेक वाला शर्ट हो। ठीक है, तो अब बिना चेक वाले प्लेन वाले क्या हो गए? हट गए। ठीक है, फिर ऐसा बच्चा है जो क्या है? चश्मा लगाया हो। ठीक है, तो अब मैंने क्या कर रहा हूँ? नंबर ऑफ कैरेक्टर बढ़ा रहा हूँ, और जब नंबर ऑफ कैरेक्टर बढ़ाएंगे तो हमारा क्लासिफिकेशन क्या होगा? स्पेसिफिक होने लगेगा। ठीक है,
तो ईएनडीआर क्लासिफिकेशन जो था वहाँ पे उन्होंने सिर्फ मार्फोलॉजी ले ली थी, इसीलिए उनका जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत ही अच्छा नहीं हो पा रहा था। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें 7 होने थे वो अलग हो रहे थे और जिन्हें अलग होना चाहिए था वो 7 हो रहे थे। तो बात के साइंटिस्ट शायद उन्होंने कहा कि यार ये तो फालतू के मसले मसाइल हो रहे हैं, ऐसा करिए आप नंबर ऑफ़ कैरेक्टर को बढ़ाइए, ठीक है। जब नंबर ऑफ़ कैरेक्टर बढ़ा देंगे तो हमारा क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इधर देखिए, तो जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन को हम मेनली क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वैसे तो क्लासिफिकेशन बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जो भी हमारा क्लासिफिकेशन है उसे मैं मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, 3, ठीक है। एक होता है हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऐसा क्लासिफिकेशन जहाँ मार्फोलॉजी किसके आधार पर, ग्रास सुपरफिशियल कैरेक्टर, ठीक है, यानी मार्फोलॉजी और स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया था। और स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम को कंसीडर किया था लिनियस ने। किसने किया था, लिनियस ने। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसे कहा जाता है, जहाँ पे क्लासिफिकेशन तुम्हारा किसके आधार पे किया गया, मार्फोलॉजी के आधार पे किया गया, ठीक है। मार्फोलॉजी यानी कि शेप ऑफ लीफ, नंबर ऑफ लीफ, कलर ऑफ लीफ, ठीक है। अगर इनके आधार पे किया गया है तो ये तुम्हारा, या स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम लिया गया है तो ये क्लासिफिकेशन तुम्हारा क्या होगा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होगा। चाहे तो मार्फोलॉजी का, तो यह मार्फोलॉजी वही उसका क्या हो गया, वेजिटेटिव, ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर, ठीक है। यानी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो था वो किस पे बेस्ड था, मार्फोलॉजी, यानी भाई नंबर ऑफ लीफ, शेप, कलर, ठीक है। और लीनियस में इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एंडोसियम को भी कंसिडर किया था। और ये जो मार्फोलॉजी है एक तरीके से तो ये क्या होगा, वेजिटेटिव कैरेक्टर। तो अब इस क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या था, इन्होंने क्या किया था, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट को इन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी, ठीक है। आर्टिफिशियल में गिव्स इक्वल इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इन्होंने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दे देती, जबकि ऐसा करना सही नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर जैसे जो तुम्हारी लीफ है, ठीक है, लीफ क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है। और जो तुम्हारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंड्रोसियम गाइनोसियम, वो क्या होते हैं, फ्लावर के अंदर होते हैं, बंद होते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट जो होता है वो ज़्यादा जल्दी इफेक्ट प्रभावित करता है किसको, वेजिटेटिव कैरेक्टर को, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया था कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी गई थी। जबकि हमारा वेजिटेटिव पार्ट जो होता है ये जल्दी क्या होता है, इफेक्ट हो जाता है, जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो इन्वायरमेंट से जल्दी प्रभावित नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना ठीक नहीं होगा। इसके बाद हमारा क्या आता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्या आता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन। और नेचुरल क्लासिफिकेशन जो था ये बेस्ड था नेचुरल एफिनिटी पे। किस पे, नेचुरल एफिनिटी, ठीक है। यहाँ पे एफिनिटी माने क्या होता है लगाओ, लेकिन यहाँ पे तुम एफिनिटी माने लिखना है सिमिलरिटी, ठीक है, सिमिलरिटी, यानी नेचुरल सिमिलरिटी पे आधारित था, नेचुरल एफिनिटी पे निर्धारित था। क्योंकि जब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम देने की बात हुई तो ये हुआ कि सिर्फ मार्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल फीचर के आधार पर क्लासीफाई करना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। मार्फोलॉजी के साथ साथ हमें इंटरनल स्ट्रक्चर भी लेनी चाहिए, एनाटॉमी भी लेनी चाहिए, एम्ब्रायोलॉजी भी लेनी चाहिए, फाइटोकेमिस्ट्री भी लेनी चाहिए। यानी कि ओवरऑल मिला के नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ नेचुरल क्लासिफिकेशन जो था यहाँ पे सब कुछ लिया गया था, ठीक है, सब कुछ लिया गया था, ठीक है। यानी जो हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन था ये किस पे बेस्ड था, नेचुरल एफिनिटीज़ पे बेस्ड था। इसके अंदर सिर्फ मार्फोलॉजी को नहीं कंसिडर किया गया था, मार्फोलॉजी के साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर को भी कंसिडर किया गया था, ठीक है, एनाटॉमी को भी कंसिडर किया गया था, एम्ब्रायोलॉजी को भी कंसिडर किया गया था, एंड फाइटोकेमिस्ट्री को भी कंसिडर किया गया था। यानी यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर को कंसिडर करके क्लासीफाई किया गया था, इसलिए ये क्लासिफिकेशन हमारा क्या हुआ था, अच्छा हुआ था।
अभी जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन है फ्लावरिंग प्लांट के लिए, ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट, नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है ये फ्लावरिंग प्लांट के लिए किसने दिया था? 2 साइंटिस्ट थे, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है, किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करें तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई करने के लिए किसको किसको कंसिडर किया गया था? तो ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर को यहाँ पे कंसिडर कर लिया गया था। और ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आता है फाइलोजेनेटिक, ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो होता है ये बेस्ड होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे, ये किस पे बेस्ड होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है कि एवोल्यूशन, ठीक है, जैसे जैसे एवोल्यूशन विकास हो रहा है, ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या करते हैं? एडाप्ट करते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है? चेंजेस आती हैं। आज ये प्रजाति कुछ और है, आने वाले 500 सालों बाद ये प्रजाति क्या हो जाएगी? कुछ और हो जाएगी। जैसे हम लोगों को क्या माना जाता है कि हम लोग क्या हैं? हमारे जो पूर्वज हैं वो क्या हैं? बंदर हैं, ठीक है। तो बंदर से जो हमारा रिलेशन है वो कैसा है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो क्लासिफिकेशन को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 3, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल किस पे आधारित था? मॉर्फोलॉजी यानी वेजिटेटिव कैरेक्टर, और स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम, इसे किसने लिया था? स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम को लिनियस ने लिया था। इनका ड्रॉबैक क्या था कि इन्होंने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव, ठीक है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी, जबकि ये सही नहीं है क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं ये जल्दी प्रभावित होते हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो इन्वायरमेंट से जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन ये किस पे बैठता? नेचुरल एफिनिटी यानी नेचुरल सिमिलरिटी पे आधारित था, ठीक है। इसके अंदर किसको कंसिडर किया गया था? सब कुछ लिया गया था, ठीक है। मॉर्फोलॉजी भी ली गई थी, एनाटॉमी भी ली गई थी, इंटरनल स्ट्रक्चर भी लिया गया था, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी भी ली गई थी एंड फाइटोकेमिस्ट्री भी ली गई थी, यानी यहाँ पे सब कुछ लिया गया था। और नेचुरल क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था, ठीक है। उसके बाद फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो होता है ये बेस्ड होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे, ठीक है। ये तो तुम्हारा मेन 3 क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा भी तुम्हारे कई सारे क्लासिफिकेशन बनाए गए थे, ठीक है, जैसे तुम्हारे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी, ठीक है, कीमो टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो आइए देखें एक एक करके सबको देखा जाए। ये 3 क्लासिफिकेशन हमारे मेन हो गए। अब इसके अलावा तुम्हारा क्या था? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी माने क्या होता है? अरेंजमेंट, ठीक है, सीक्वेंस में चीज़ों को अरेंज करना, ठीक है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल का मतलब ये क्या होता है? डिजिट, ठीक है। तो कह रहे हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि जितने भी कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर आर कंसीडर, यानी जितने भी कैरेक्टर तुम्हें दिख सकते हैं ना, सारे के सारे कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ऑल ऑब्जर्वेबल, स्पेलिंग देख लेना, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर विल बी कंसीडर, ठीक है। सारे के सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को क्या किया जाएगा? कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। एंड गिव्स इक्वल इम्पोर्टेंस, और सारे पार्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस भी दी जाएगी, इक्वल इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो कह रहा है कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है? जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, जैसे मुझे को ले लो तो मेरे 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 1 नाक, 2 आँख, ठीक है, ये जितने भी कैरेक्टर मेरे दिख रहे हैं ना, सारे कैरेक्टर को कंसीडर किया जाएगा और सारे कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो एक टाइम पे तुम्हारे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कंसीडर किए जा सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर क्या होते हैं तुम्हारे, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कंसिडर इन वन टाइम। एक ही बार में तुम्हारे क्या होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कंसिडर हो जाते हैं। अभी इन सारे कैरेक्टर को क्या किया जाता है, साइन क्या किया जाता है, नंबर या साइन दे दिया जाता है, और फिर इसे कंप्यूटर में डाल के क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो तुरंत ये क्या करता है, दिखा देता है कि ये किससे ज़्यादा मैच कर रहा है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी अगर करनी है तो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसका, कंप्यूटर का, ठीक है। किसका यूज़ करना पड़ता है, कंप्यूटर का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो कि मुझे कोई ऑर्गेनिज्म मिला, ठीक है, यहाँ पर देखो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके 2 कान हैं, ठीक है, ये कितने कान हो गए, 2 कान हो गए, ठीक है। ठीक है, इधर देखो ये एक नया ऑर्गेनिज्म मुझे मिला। अब मुझे नहीं पता कि यार ये ऑर्गेनिज्म किससे मैच कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि इसके जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हैं सबको मैं क्या करूँगा, कंसिडर कर लूँगा कि इसके पास कितने हैं, 2 कान हैं, ठीक है, 2 आँख हैं, 1 नाक है, 1 मुँह है, 2 हाथ हैं, और एक हाथ में इसके एक हाथ में 3 उंगली है, 2 पैर हैं, 1 पैर में 2 उंगली है, ठीक है। जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हैं सारे के सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को मैं क्या करूँगा, कंसीडर कर लूँगा, और उन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को मैं क्या करूँगा, एक साइन दे दूँगा, और फिर कंप्यूटर में डाल के जैसे ही मैं प्रोसीड करूँगा तो ये जिससे ज़्यादा बिलोंग कर रहा होगा उसका तुरंत ये दिखा देगा कि हाँ ये पहले से डिस्कवर है कि नहीं है, या अगर नहीं डिस्कवर है तो ये किस ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा मैच कर रहा है, और अपना काम हो जाएगा। ये क्या है तुम्हारा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। यानी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर क्या किया जाता है कि ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर विल बी कंसिडर, जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हैं सभी को कंसिडर किया जाएगा और सभी को इक्वल इंपॉर्टेंट दिया जाएगा। एक टाइम में तुम्हारे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को कंसिडर किया जा सकता है, और इस क्लासिफिकेशन को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर की। किसकी ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बाद बात करते हैं साइटो टैक्सोनॉमी, ठीक है। साइटो टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी, साइटो माने क्या है, सेल। इसके अंदर क्या आता है, जो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया जाएगा, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। किसका यूज़ करोगे, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, कि उस ऑर्गेनिज्म के पास कितना क्रोमोसोम है, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बिहेवियर, कि उस क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, उस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है। यानी अगर हम क्रोमोसोम नंबर, बिहेवियर, स्ट्रक्चर इसके आधार पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो ऐसे क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी। क्या बोला जाता है, साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कीमो, केमिकल, टैक्सोनॉमी यानी केमिकल के हिसाब से हमें क्या करना है, अरेंज करना है। मान लो मुझे कई सारे प्लांट मिल गए, ठीक है, एक प्लांट मान लो तुम्हारा ये है, एक प्लांट तुम्हारा ये है, ठीक है। अब इन दोनों प्लांट, ठीक है, ये दोनों प्लांट एक ही हैं या अलग अलग हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसका कुछ एक्सट्रैक्ट निकालूंगा, इससे कुछ केमिकल निकालूंगा और इसका कुछ केमिकल निकालूंगा, और इन दोनों के केमिकल की मैं जांच करूँगा। अगर दोनों के केमिकल सेम है इसका मतलब कि ये दोनों प्लांट भी क्या है, सेम है। यानी अगर मैं केमिकल के आधार पर क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ तो ऐसे क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी। क्या बोला जाता है, कीमोटैक्सोनॉमी। ओके, आइए अब स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम को। एक्चुअली ये अभी आपका प्लांट किंगडम में एक तरीके से क्या लो बकवास चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग इसे छोड़ दें, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो चैप्टर स्टार्ट होता है ना वो एल्गी से स्टार्ट होता है। तो एल्गी पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा प्लांट किंगडम की कुछ ऐसी बातें डिस्कस करूँगा जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो चीज़ें आपको पता होंगी तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। तो आइए देखें। जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स को बेस्ड ऑन सीड, ठीक है, बेस्ड ऑन सीड, सीड के आधार पे हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को हम सीड के आधार पर कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है तुम्हारा क्रिप्टोगैमस और दूसरा होता है फेनिरोगैमस, ठीक है। क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टो का मतलब होता है छिपा हुआ,
ठीक है, या एब्सेंट। यानी जो क्रिप्टोगैमस प्लांट होते हैं ये तुम्हारे कैसे होते हैं, सीडलेस प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं, ठीक है। और जो फेनेरोगैमस होते हैं ये क्या होते हैं, सीड बियरिंग होते हैं, सीड बियरिंग, यानी कि इनके पास सीड होता है, ठीक है। अब क्रिप्टोगैमस की बात करें तो क्रिप्टोगैमस के अंदर तुम्हारे 3 आते हैं, ठीक है। तुम्हारा एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ठीक है। एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ठीक है। जबकि फेनेरोगैमस यानी सीड बियरिंग प्लांट्स की बात करें तो इसके अंदर कितने आते हैं, 2 आते हैं, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। इसके अंदर कितने आते हैं, 2 आते हैं। अब इधर देखना, ये जो तुम्हारा एल्गी और ब्रायोफाइट, ठीक है, एल्गी और ब्रायोफाइट जो होते हैं ये तुम्हारे हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। एल्गी और ब्रायोफाइट की मैं बात करूँ तो ये दोनों हमारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं एंड नॉन वैस्कुलर, ठीक है। ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड एंड नॉन वैस्कुलर, ठीक है। ये बताओ वैस्कुलर बंडल किसे कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम के एक साथ मिला के क्या कहा जाता है, वैस्कुलर बंडल। तो अगर किसी प्लांट्स के पास जाइलम और फ्लोएम ना हो तो ऐसे को क्या बोला जाता है, नॉन वैस्कुलर। तो एल्गी और ब्रायोफाइट जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड के साथ साथ कैसे होते हैं, नॉन वैस्कुलर होते हैं। जबकि हमारा ये जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है ये हमारे कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं एंड वैस्कुलर, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, वैस्कुलर होते हैं। वैस्कुलर का मतलब इनके पास जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके पास जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप इसको बना लीजिएगा कि प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ सीड के आधार पर मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्रिप्टो और फेनेरो। सीडलेस प्लांट जो होंगे वो क्रिप्टोगैमस के अंदर आएंगे। ये कितने होते हैं, 3, एल्गी, ब्रायो और टेरिडो। और ये तीनों तुम्हारे कैसे होते हैं, ये 3 हो गए। उसके बाद सीड में क्या होता है, जिम्नो और एंजियो। अब इन 3 में से 2 जो है एल्गी और ब्रायो ये हैप्लॉइड एंड नॉन वैस्कुलर होते हैं, जबकि ये 3 जो हो गए टेरिडो, जिम्नो और एंजियो ये तुम्हारे डिप्लॉइड एंड वैस्कुलर होते हैं, ठीक है। अब एक एक करके देखा जाए सभी को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एल्गी। एल्गी जो होता है, अगर इसके मैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो एल्गी का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो थैलवाइड होता है, ठीक है। यानी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये कैसा होता है, थैलवाइड होता है, ठीक है। थैलवाइड, थैलस लाइक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिफ्रेंशिएट ना हो, ठीक है। यानी जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके जो टिश्यू हो वो उसके ऑर्गन में डिफ्रेंशिएट ना हो तो ऐसे को क्या बोला जाता है, थैलवाइड बोला जाता है। तो जो हमारा एल्गी है ना ये क्या होता है, इसके पास रूट, स्टेम और लीफ होता नहीं है। यानी एल्गी जो डिफ्रेंशिएट नहीं है, ठीक है। एल्गी क्या है, रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं कि एल्गी जो होता है ये कैसा होता है, थैलवाइड होता है। इसीलिए एल्गी को हम क्या कहते हैं, थैलोफाइटा, क्या बोला जाता है, थैलोफाइटा बोला जाता है, ठीक है। अगर एल्गी की मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ तो ये एल्गी किसके अंदर आ रहा है, प्लांट किंगडम के अंदर आ रहा है, ठीक है। प्लांट्स हमने कितने पार्ट्स में बांटा है, 5 पार्ट्स में बांटा है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। तो एल्गी जो है हमारा प्लांट किंगडम के अंदर आता है और प्लांट किंगडम जो हमारे हैं ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इसका मतलब कि जो हमारा एल्गी है ये भी क्या है, ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ में भी ये कैसे होते हैं, जनरली फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी सनलाइट की हेल्प से ये क्या करते हैं, अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो एल्गी भी हमारा कैसा हो जाएगा, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ये भी कैसा होता है, हमारा फोटो ऑटोट्रॉफ होता है। अगर ये फोटो ऑटोट्रॉफ है तो इसका मतलब कि ये सनलाइट को क्या करता होगा, ट्रैप करता होगा। और अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सनलाइट को ट्रैप करता है तो सनलाइट ट्रैप करने के लिए उसके पास पिगमेंट होना चाहिए, यानी क्लोरोफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल। तो ये क्या कर रहे हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ है। फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। और अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो सनलाइट ट्रैप कर रहा है, और सनलाइट ट्रैप कर रहा है इसका मतलब कि हमारे एल्गी के पास क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, ठीक है। तो एल्गी हैव क्लोरोफिल, ठीक है। एल्गी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इतना है समझ में कि एल्गी जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, थैलवाइड होते हैं। ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और इनके पास सनलाइट को ट्रैप करने के लिए क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अगर मैं इनके हैबिटाट्स की बात करूं कि ये पाए कहाँ पे जाते हैं, ठीक है, हैबिटाट्स की बात करूं
तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। कैसे होते हैं ये बताओ। एल्गी क्या है, काई, एल्गी क्या है, काई। और काई कहाँ पे लगी होती है, जहाँ पे पानी होता है, ठीक है, चाहे तो ये पानी में होते हैं या जहाँ पे पानी होता है वहीं पे काई लगती है। तो एल्गी जो होते हैं हमारे, ये कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। अब एक्वाटिक में भी ये तुम्हारे फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ठीक है, ये तुम्हारे फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मैराइन भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मैराइन भी हो सकते हैं। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि घरों में जहाँ पे नल लगी होती है वहाँ पे पानी गिर रहा होता है, तो वहाँ पे भी आपको क्या है, ग्रीन कलर की, ठीक है, आपको काई देखने को मिल जाती होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि, या आपने देखा होगा कि कोई पत्थर उत्थर है वो हमेशा पानी में पड़ा रहता है, तो उस पत्थर पे भी क्या होती है, काई लग जाती है। यानी ओवरऑल जो इनके हैबिटाट्स है वो एक्वाटिक होता है, फ्रेश भी हो सकता है, मैराइन भी हो सकता है। इसी के साथ साथ ये तुम्हारा मॉइस्ट स्टोन या सॉयल या वुड, ठीक है, इन जगहों पे भी पाए जाते हैं। अगर कहीं पे कोई पत्थर है वो हमेशा क्या हो, मॉइस्ट रहता हो, तो उसके ऊपर भी काई लग जाती है। या अगर मॉइस्ट सॉयल है तो उसके ऊपर भी लग जाएगी। या आपने लकड़ी उकड़ी देखी होगी, ठीक है, जो भीगी रहती है, ठीक है, उस पर भी क्या होता है, तुम्हारा एल्गी लग जाता है। तो ये इसकी क्या हो गया, ब्रेड पे फंगस आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा मॉइस्ट स्टोन, सॉयल और वुड, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो एल्गी होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एसोसिएशन भी बनाते हैं, ठीक है, यानी किसी के साथ जुड़ के रहना, ठीक है। एसोसिएशन का मतलब किसी के साथ जुड़ के रहना। जैसे ये क्या करता है, एसोसिएशन बनाता है तुम्हारा किसके साथ, फंजाई के साथ, ठीक है। और जब ये फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइकेन। क्या बोलते हैं, लाइकेन। ऐसे ही ये क्या करता है, एनिमल के साथ भी एसोसिएशन बना सकता है, ठीक है। और ये किस एनिमल के साथ बनाता है, स्लॉथ बियर, ठीक है, किसके साथ बनाता है, स्लॉथ बियर, ठीक है। और ये स्लॉथ बियर के साथ जब रिलेशन बनाता है तो ये स्लॉथ बियर के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये एनिमल के साथ एसोसिएशन बनाएगा किसके साथ, कहाँ पे होगा, ऑन स्लॉथ बियर, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है, उन्होंने पूरा सेंटेंस सही लिखा था और सिर्फ लिख दिया था इन स्लॉथ बियर, ठीक है। तो जब एल्गी स्लॉथ बियर के साथ रिलेशन बनाता है तो ये उसके अंदर नहीं रहता बल्कि स्लॉथ बियर के ऊपर रहता है। आई समझ में, ये कहाँ पर रहता है, स्लॉथ बियर के ऊपर रहता है, ठीक है। आप इसे छापिए। ठीक है, चलिए आइए देखें। अब मैं बात करूं इसके फॉर्म एंड साइज की, ठीक है, फॉर्म एंड साइज, फॉर्म यानी स्ट्रक्चर। तो फॉर्म एंड साइज की बात करो तो ये क्या होते हैं, हाईली वेरिएबल होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, हाईली वेरिएबल होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। क्योंकि जो हमारे एल्गी होते हैं ना, एल्गी जो होते हैं हमारे, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, कोलोनियल भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं, और ये मैसिव प्लांट बॉडी भी बनाते हैं, ठीक है। तो इनके साइज़ की बात करें, ठीक है, फॉर्म एंड साइज़ की बात करें तो ये क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। क्योंकि जो हमारे एल्गी होते हैं, ठीक है, एल्गी होते हैं, ये तुम्हारे यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर की बात करो जैसे क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, ठीक है, या तुम्हारा क्लोरेला ये भी क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो ये तुम्हारे यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ये तुम्हारे कोलोनियल भी हो सकते हैं, कोलोनियल, ठीक है। कोलोनियल की बात करो जैसे वॉलवॉक्स क्या होता है, कोलोनियल होता है। ये तुम्हारे फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं, फिलामेंटस, ठीक है, फिलामेंटस यानी लंबे लंबे हो सकते हैं। ये तो छोटे बच्चों को सुसु करते देखे हो, जब छोटे बच्चे सुसु करते हैं तो क्या करते हैं, ये पूरा पैराबोला बनाते हैं, ठीक है, यानी पूरा पैराबोला बनाते हुए सुसु करते हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है, ये पैराबोला जो है ये क्या है तुम्हारा, एक फिलामेंट यानी लंबा लंबा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो फिलामेंटस जो होता है उसकी ट्रिक होती है सू क्या होती है, सू, यानी यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, ये तुम्हारे कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारे मैसिव प्लांट बॉडी भी बना सकते हैं, मैसिव प्लांट बॉडी, ठीक है। मैसिव प्लांट बॉडी का मतलब क्या है कि जैसे हमारे हायर प्लांट्स होते हैं इतने बड़े बड़े, ऐसे ही इतनी बड़ी बड़ी तुम्हारी क्या हो सकती है, एल्गी यानी काई भी हो सकती है। और उस काई को हम क्या कहते हैं, केल्प, क्या बोला जाता है, केल्प्स, ठीक है। क्योंकि केल्प जो होता है ये तुम्हारा कैसा होता है, मैराइन होता है, कैसा होता है, मैराइन होता है। और इसकी हाइट जो होती है वो कितनी होती है, नियर अबाउट 100 मीटर होती है, ठीक है, कितनी होती है, 100 मीटर। तो अगर मैं एल्गी के फॉर्म एंड साइज़ की बात करूँ तो इसका फॉर्म एंड साइज़ जो होता है कैसा होता है, हाईली वेरिएबल होता है। क्योंकि एल्गी हमारे यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर तुम्हारा क्या है, क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, ठीक है,
ये तुम्हारे कोलोनियल भी हो सकते हैं, कोलोनियल कौन है तुम्हारा, वॉलवॉक्स है। ये तुम्हारे फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फिलामेंटस कौन है, यूलोथेरिक्स और स्पाइरोगायरा है। और ये मैसिव प्लांट बॉडी भी बना सकते हैं, और मैसिव प्लांट बॉडी तुम्हारा कौन बनाता है, केल्स। और केल्स कैसे होते हैं, तुम्हारे मैराइन होते हैं। कैसे होते हैं, मैराइन, क्योंकि 100 मीटर लंबी काई, ठीक है, जाहिर सी बात है 100 मीटर लंबी काई है, इसे तुम नदी और तालाब में तो लाओगे नहीं, क्योंकि नदी और तालाब की गहराई इतनी नहीं होती है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए, तो इसीलिए ये कहाँ पे होते हैं, मैराइन यानी समुद्र में होते हैं, ठीक है। आइए देखें, बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। जो एल्गी है ना, एल्गी का जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, एल्गी का जो रिप्रोडक्शन होता है, इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। आइए देखें, रिप्रोडक्शन की बात करें, इसका जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, यानी कि एल्गी का कोई पार्ट क्या होगा, टूटेगा, यानी इसका कोई फ्रेगमेंट टूटेगा और उसी से एक नया एल्गी बन जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव, ये क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन द्वारा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर, ठीक है, अलग अलग प्रकार के स्पोर द्वारा करता है, लेकिन उसमें जो सबसे कॉमन स्पोर है वो तुम्हारा क्या है, जू स्पोर है। क्या है, जू स्पोर। और ये जू स्पोर क्या होता है, मोटाइल होता है। कैसा होता है, मोटाइल होता है। और अगर मोटाइल है तो मोटिलिटी के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, फ्लैजिला। क्या होता है, फ्लैजिला, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर के द्वारा करता है। और ये स्पोर तुम्हारे सबसे कॉमन स्पोर तुम्हारा कौन सा है, जू स्पोर, जो कैसा होता है, मोटाइल होता है। और अगर मोटाइल है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके पास फ्लैजिला होगा। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्यूजन ऑफ गैमेट से करता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि जब तक 2 गैमेट आपस में फ्यूज ना हो, यानी मेल और फीमेल गैमेट जब तक आपस में फ्यूज ना हो, तब तक हम उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह ही नहीं सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। अब ये गैमेट हो सकते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों सिमिलर यानी एक जैसे हों, यानी देख के पहचान पाना कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल गैमेट है पॉसिबल ना हो। अगर ऐसा हुआ तो इस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं आइसोगैमस। क्या बोला जाता है, आइसोगैमस, ठीक है। अब आइसोगैमस में भी 2 कंडीशन बनती है। हो सकता है कि जो आइसोगैमस में जो गैमेट हैं वो फ्लैजिलेटेड हो। कहते हो फ्लैजिलेटेड, यानी मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट, और ये क्या फीमेल गैमेट, और दोनों के पास क्या है, फ्लैजिला है। दोनों के पास क्या है, फ्लैजिला है, यानी दोनों कैसे हैं, मोटाइल हैं। तो अगर तुम्हारे दोनों फ्लैजिलेटेड है तो क्या हो गए, मोटाइल हो गए। और अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो कैसे हो गए, नॉन मोटाइल हो गए, ठीक है। तो आइसोगैमस क्या, आइसोगैमस में गैमेट को देख के मेल और फीमेल पहचान पाओगे, नहीं, क्योंकि दोनों की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, सेम होती है। अब आइसोगैमस में भी ये तुम्हारे कैसे हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड का मतलब मोटाइल, फ्लैजिलेटेड का मतलब मोटाइल। और ये तुम्हारा पाया जाता है, ये तुम्हारा होता है यूलोथेरिक्स में। किसमें होता है, यूलोथेरिक्स, ठीक है। यानी कि यूलोथेरिक्स के रिप्रोडक्शन की बात करें तो यूलोथेरिक्स में रिप्रोडक्शन जो होता है वो आइसोगैमस वाला होता है, और आइसोगैमस में भी कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड यानी मोटाइल वाला होता है, ठीक है। और अगर तुम्हारा ये नॉन फ्लैजिलेटेड हो गया, ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड तो ये तुम्हारे कैसे हो जाएंगे, नॉन मोटाइल। कैसे हो जाएंगे, नॉन मोटाइल। और ये रिप्रोडक्शन तुम्हारा होता है यूडोरिना में। किस में होता है, यूडोरिना में होता है। किस में होता है, यूडोरिना। क्योंकि यूडोरिना जो होता है इसके अंदर रिप्रोडक्शन आइसोगैमस वाला होता है, लेकिन इसके गैमेट के पास फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, आइसोगैमस नॉन मोटाइल, ठीक है। उसके बाद देखना, अगर हम मेल और फीमेल गैमेट को देख के ही पहचान ले कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, तो ये किसके अंदर होता है, एन आइसोगैमस में होगा। किसमें होगा, एन आइसो सॉरी यूलोथेरिक्स। और ये नॉन फ्लैजिलेटेड वाला जो होता है ना, ये स्पाइरोगायरा में होता है। सॉरी, ये किसके अंदर होता है, स्पाइरोगायरा में होता है, ठीक है। एन आइसोगैमस जो होता है ये तुम्हारा होता है यूडोरिना में। किसमें होता है, यूडोरिना में होता है, ठीक है। और एक इसी एन आइसोगैमस का एक स्पेशल एग्जाम्पल है जिसे हम कहते हैं ऊगैमस। क्या बोला जाता है, ऊगैमस। यहाँ पर देखो ऊगैमस में डबल ओ आ रहा है, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है। तो मार्केट के अंदर ज़्यादा भारी भरकम कौन है, मेल या फीमेल,
हमेशा देखना, जो मार्केट में जाना देखना, जो फीमेल होती हैं, ठीक है, वह चौड़ी चौड़ी होती हैं कि पूछो मत, ठीक है। अगर ई रिक्शे में बैठ जाएं तो हम जैसे 3 आएंगे तो उन जैसा हो सकता है कि एक ही आए एक साइड में, ठीक है। तो फीमेल जो होती हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा भारी भरकम होती हैं, और भारी भरकम है तो चल फिर नहीं पाएंगे। तो अगर तुम्हारी फीमेल, ठीक है, ये क्या हो गई, इसे मैंने क्या कर दिया फीमेल, और जो मेल होते हैं ये कहते होते हैं पतले दुबले होते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो गया मेल। तो फीमेल क्या होता है, लार्ज होता है। फीमेल कैसा होता है, लार्ज एंड नॉन मोटाइल, ठीक है, नॉन लार्ज एंड नॉन मोटाइल, ठीक है। अगर फीमेल गैमेट लार्ज और नॉन मोटाइल हो यानी स्टैटिक हो, और मेल वाला जो है ये कैसा हो तुम्हारा स्मॉल एंड मोटाइल हो, ठीक है, स्मॉल और मोटाइल हो, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, oogamous, क्या बोला जाता है, oogamous। और oogamous पाया जाता है तुम्हारा वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस, किसमें पाया जाता है, वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस में पाया जाता है। आई समझ में, नोट करिए। यानी रिप्रोडक्शन की बात करें तो एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, asexual reproduction by spore, and the common spore is the zoospore. Zoospore is the motile and the structure for the motility is the flagella, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो, एनाइसो और oogamous। आइसो में भी 2 केस बन रहे हैं, वो फ्लैजिलेटेड यानी मोटाइल गैमेट हो सकते हैं, या नॉन फ्लैजिलेटेड यानी नॉन मोटाइल हो सकते हैं। मोटाइल वाला यूलोथ्रिक्स में होता है और नॉन मोटाइल वाला स्पाइरोगायरा में होता है। एन आइसोगैमस यूडोनिया में होता है, और oogamous में फीमेल क्या होगी, लार्ज एंड नॉन मोटाइल होगी, मेल क्या होगा, स्मॉल एंड मोटाइल होगा, ठीक है। बारात कौन लेके जाता है, मेल लेके जाता है ना, तो बेचारा ये क्या मोटाइल है तभी तो चला जा रहा है, और वो बेचारी नॉन मोटाइल है, एक ही जगह बैठी है, और ये बारात लेके गया, फिर उसको गोद उठा के लेके आएगा, ठीक है। तो अगर नॉन मोटाइल एंड लार्ज फीमेल हो और मोटाइल एंड स्मॉल मेल हो, तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होगा इसे क्या बोलते हैं, oogamous। और oogamous तुम्हारा किसके अंदर होता है, वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस के अंदर, ठीक है। आइए देखें, ये था। अगर आपको फंजाई का याद हो तो फंजाई जो थे, कुछ फंजाई हमारे लिए यूज़फुल थे और कुछ फंजाई हमारे लिए क्या थे, हार्मफुल थे। जैसे मशरूम हम खा रहे थे, यूज़फुल था, ठीक है। पेनिसिलियम, जिससे हमें पेनिसिलिन मिल रहा था, यूज़फुल था। ईस्ट, जिसका यूज़ हम ब्रेड और बियर बनाने में कर रहे थे, यूज़फुल था, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम एल्गी की बात करें, क्या एल्गी का हमारे लाइफ में कोई रोल है कि ऐसे ही ये फालतू में नेचर ने इसे बना दिया है? तो ऐसा नहीं कि इसे फालतू में नेचर ने बनाया, ठीक है। एल्गी का हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। आइए देखें एल्गी का रोल देखें। एल्गी क्या करता है, एटलीस्ट ए हाफ ऑफ टोटल CO2, यानी जितनी CO2 है उसका कम से कम आधा यानी 50% CO2 जो होता है, ठीक है, फिक्स किया जाता है बाई एल्गी, ठीक है, ऑन अर्थ। यानी कि अर्थ पे जितनी भी CO2 है ना, उसकी 50% CO2 की फिक्सेशन कौन करता है, एल्गी करता है, ठीक है। फिक्स नियर अबाउट 50% CO2, ठीक है। 50% CO2 जो अर्थ के ऊपर है उसे फिक्स कौन करता है, तुम्हारा एल्गी करता है, ठीक है, बाई फोटोसिंथेसिस, ठीक है। किस प्रोसेस के थ्रू करता है, फोटोसिंथेसिस द्वारा करता है, ठीक है। क्योंकि एल्गी क्या प्लांट है, प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करेंगे तो इन्हें CO2 चाहिए, तो ये क्या करता है कि CO2 के थ्रू CO2 को क्या करता है, ले लेता है, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ले लेता है, और लेके क्या करता है, उसे फिक्स कर देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में उसे फिक्स कर देता है, ठीक है। तो इस अर्थ पे जितनी भी CO2 है उसका कम से कम 50% फिक्सेशन किसके द्वारा किया जाता है, एल्गी द्वारा किया जाता है, और किस प्रोसेस से करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अभी तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो यहाँ पे तुम्हारा CO2 यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन बनेगी, और ऑक्सीजन के साथ साथ हमें क्या मिलेगा, खाना भी मिलेगा। तो अब ये जो ऑक्सीजन मिलता है ना, इस ऑक्सीजन को ये क्या करता है कि जहाँ पे है एल्गी कहाँ पे, पानी में ही होगा, तो ये उसी पानी के अंदर ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, तो उस इमीडिएट इन्वायरमेंट के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल तुरंत क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये क्या है, पानी, ठीक है, आज ब्लू है, पानी, और यहाँ पे ये क्या है, तुम्हारी एल्गी है, ठीक है, ये क्या है, एल्गी पड़ी हुई है बहुत सारी, ठीक है, ये एल्गी पड़ी हुई है। अब इन्होंने क्या किया, CO2 को ले लिया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, CO2 को ले लिया, CO2 को लेकर फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो यहाँ से O2 क्या होगा, निकलेगा, तो ये O2 जो है ये कहाँ, इसी पानी के अंदर घुल जाएगा, यानी ये अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल तुरंत क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है।
साथ ही साथ यहाँ पे हमें और क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि एल्गी जो होता है ये क्या बनाता है, फूड साइकिल बनाता है ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल। यानी जितने भी एक्वाटिक एनिमल हैं, ठीक है, एक्वाटिक याद रखना, एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल की बात नहीं कर रहा है, जितने भी एक्वाटिक एनिमल हैं उनके फूड साइकिल कौन बनाता है, तुम्हारा एल्गी बनाता है। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएगा, इधर छोटी मछली खाएगी, छोटी को बड़ी, बड़ी रहेगी उससे बड़ी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एल्गी तो जो होता है ये क्या करता है, फॉर्म फूड साइकिल फॉर ऑल एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है। जितनी भी एक्वाटिक एनिमल हैं उनकी फूड साइकिल कौन बनाता है, तुम्हारी एल्गी, ठीक है। ये तो हो गया। अब एल्गी जो होता है ना, इससे हमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। एल्गी से क्या होते हैं, हमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट भी मिलते हैं। जैसे एल्गी जो होता है, ठीक है, इससे प्रोडक्ट भी मिलते हैं और एल्गी को हम यूज़ करते हैं एज ए फूड, खाने के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। एल्गी जैसे पोरफायरा लेमिनेरिया सारगासम, ठीक है, पल्सर, ठीक है, सारगासम, ठीक है, पोरफायरा लेमिनेरिया सारगासम एंड among 20 species ऑफ मैराइन, ठीक है। कर पोरफायरा लेमिनेरिया सारगासम और इसके अलावा 70 और, ठीक है, स्पीसीज़ ऑफ मैराइन यानी समुद्री स्पीसीज जो होती हैं इसे यूज़ किया जाता है एज ए फूड, ठीक है। इन्हें क्या किया जाता है, यूज़ एज ए फूड, इन्हें खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ एल्गी जो होता है इससे हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, गिव्स कॉमर्शियल प्रोडक्ट, ठीक है, कॉमर्शियल, ये हमें क्या देता है, कॉमर्शियल प्रोडक्ट देता है। कॉमर्शियल प्रोडक्ट किसे कहते हैं, ऐसा प्रोडक्ट जिसे बेच के पैसे कमा सको, ठीक है। तो ये हमें कॉमर्शियल प्रोडक्ट देता है, जैसे हाइड्रोकोलाइड्स किसे कहते हैं, ऐसा सब्सटेंस जिसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकोलाइड्स कहते हैं। तो ये हमें क्या करता है, हाइड्रोकोलाइड दे देता है। जैसे 2 हाइड्रोकोलाइड्स का यहाँ पर नाम दिया गया है, एक तुम्हारा क्या है, एल्जिन, एक क्या है, एल्जिन, और दूसरा है तुम्हारा कैराजीन, ठीक है, दूसरा क्या है, कैराजीन। एल्जिन और कैराजीन दोनों क्या है, तुम्हारे हाइड्रोकोलाइड्स हैं और ये कहाँ से मिल रहे हैं, एल्गी से। आया हुआ क्वेश्चन है, ये जो एल्गिन है ना, जो एल्जिन है ये तुम्हें मिलता है ब्राउन एल्गी से। किससे मिलता है, ठीक है, जो ब्राउन एल्गी जो मैराइन फॉर्म होता है, ठीक है, यानी जो समुद्री ब्राउन एल्गी होती है उससे हमें एक हाइड्रोकोलाइड्स मिलता है जिसका नाम क्या है, एल्जिन। और कैराजीन, इसके नाम में ही देखो आर आ रहा है, तो ये जो कैराजीन है ये हमें मिलता है रेड एल्गी से। यानी जो मैराइन रेड एल्गी होती है ये हमें हाइड्रोकोलाइड देती है, कौन सा, तुम्हारा कैराजीन, ठीक है। इसी के साथ हमें एक और कॉमर्शियल प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम है अगार। क्या है, अगार। अब अगार जो होता है ये भी हमें रेड एल्गी से ही मिलता है और उन्होंने उसका नाम दिया जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है। अगार जो होता है ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाई जिलीडियम, ठीक है, जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है, जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है। अगार जो होता है ये हमें कहाँ से मिलता है, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है, ठीक है। अब इस अगार का हमारे लाइफ में यूज़ क्या है, तो अगार का यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली, आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए, क्या, जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा अगार होता है इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, आइसक्रीम एंड जेली, ठीक है। आइसक्रीम और जेली बनाने में हम किसका यूज़ करते हैं, अगार का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ माइक्रो कल्चर, ठीक है, होता है कि तुम्हारे पास कोई बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया की स्टडी करनी है तो उस बैक्टीरिया का हम क्या करते हैं, कल्चर कराते हैं कल्चर प्लेट के ऊपर। तो उस कल्चर प्लेट के अंदर जनरली हम क्या करते हैं, अगार रखते हैं। अगार रख देंगे, बैक्टीरिया को रख देंगे, बैक्टीरिया अगार खाएगा और अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा और बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाएंगे, ठीक है, फिर हमें स्टडी करने में आसानी हो जाएगी। तो अगार का यूज़ किया जाता है किसमें, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली, और साथ ही साथ इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, एंड कल्चर ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स के कल्चर में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इतना हो गया। ये बताओ जो तुम्हारे स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे स्पेस ट्रेवलर होते हैं, जैसे मान लो अगर मुझे को चाँद पे जाना होगा तो क्या मैं अपने साथ बहुत कुछ खाने पीने के लिए ले जाऊंगा,
अगर मान लो मैंने दाल चावल, ठीक है, मीट, ये सारी चीज़ें रख ली, तो वहाँ पे फिर मैं आग कैसे जलाऊँगा, क्योंकि आग तो जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और वहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं। तो मैं सोचूंगा यार कुछ ऐसा ले चलूँ, ठीक है, जो कम हो लेकिन उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर जो प्रोटीन हो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। यानी कि जितना मुझे एक टाइम का मतलब 4 रोटी और पूरा चावल सब कुछ खा के मुझे जितना मिल रहा है ना, उतना ही मुझे क्या हो जाए, थोड़ा सा कुछ खा लो तो उतनी चीज़ें उतनी प्रोटीन मुझे मिल जाए। तो होता क्या है कि एक तुम्हारा एल्गी है, ठीक है, एक एल्गी है जिसका नाम है क्लोरेला। ये बताओ, अगर मैं चाँद पे गया तो चाँद पे पहले से कोई होगा तो मुझसे क्या कहेगा, कहाँ से, यही कहेगा ना, कहाँ से, मतलब भैया कहाँ से आ रहे हो, तो कहाँ से क्लोरेला, क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला। और क्लोरेला जो होता है ये क्या होता है, यूनिसेलुलर, क्या होता है, यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है। ये कैसी होती है, यूनिसेलुलर एल्गी होती है और इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, रिच इन प्रोटीन, रिच इन प्रोटीन। प्रोटीन इसके अंदर क्या होती है, भर भर के भरी होती है, ठीक है। और इसका यूज़ किया जाता है बाय स्पेस ट्रेवलर एज ए फूड सप्लीमेंट, ठीक है। जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं वो अपने पास फूड सप्लीमेंट की तरह किसका यूज़ करते हैं, क्लोरेला का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें देखना है कि एल्गी को हम क्या करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो 1 बाय 1 करके देखेंगे क्लोरोफाइसी क्या होता है, फियोफाइसी क्या होती है, रोडोफाइसी क्या होती है। तो बहरहाल आज आप इतना देखें, क्लोरो, फियो और रोडो कल देखेंगे। ओके, बाय।